हेलो दोस्तों। आज हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के एक नए पार्ट के साथ में हम उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा करंट अफेयर का टॉपिक नवीन नामकरण है। जैसे कि हम लोग हर दिन पर एक छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर को कवर करते हैं और उसके न्यूज़ के साथ साथ हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा न्यूज़ पे चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से जगह हैं जिनका नामकरण होने जा रहा है या चेंज हो रहा है उनका नाम। तो छत्तीसगढ़ में जो चंदखुरी है, गिरौदपुरी, सोनाखान, ये 3 जगहों का नाम अभी बदला जा रहा है। और बदल करके क्या रखा जा रहा है, चंदखुरी का नाम जो है वो माता कौशल्या धाम चंदखुरी रखा जा रहा है। गिरौदपुरी का बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी रखा जा रहा है। सोनाखान का नाम शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान रखा जा रहा है। अब ये तो थी क्या नाम रखा जा रहा है इसकी बात। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि ये तीनों जगह कौन से ज़िले पर उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ में। तो चंदखुरी जो है वो रायपुर जिला में के अंतर्गत आता है, गिरौदपुरी बलौदाबाजार और सोनाखान जो है वो भी बलौदाबाजार के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं, ये तो न्यूज़ की बात हो गई। न्यूज़ के बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं जैसे माता कौशल्या कौन थी, इनके बारे में तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते ही होंगे। एक बार हम सरसरी तौर पर देख लेते हैं। माता कौशल्या, इनके जो माता का नाम था अमृता प्रभा थी। प्रभा इनकी माता थी। इनके पिता का नाम सुकौशल था, जो कि ये कौशल देश के राजा रानी थे। इनके पति का नाम दशरथ था, राजा दशरथ, जो कि अयोध्या नरेश थे। दशरथ जी की 2 पत्नियां थी। इनके साथ साथ 2 और पत्नियां थी। 2 पत्नियां कौन कौन? कैकई और सुमित्रा। कौशल्या की एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था शांता। कौशल्या की जो बहन है वर्षिणी, अपने पति के साथ में अयोध्या आई हुई थी। तो उस बीच में राजा दशरथ जो है उनकी जो ये देख करके कि उनकी कोई संतान नहीं है, वे अपनी पुत्री को गोद में दे देते हैं उनको। तो उस बीच में क्या होता है कि राजा जो दशरथ हैं, इनके कई वर्षों तक के पुत्र प्राप्ति की कामना जो है पूर्ण नहीं होती रहती है। मतलब बहुत दिन तक के उनको कोई पुत्र नहीं होता रहता है, जिसके कारण वो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ जो है वो करते हैं, जिससे उनको एक खीर प्राप्त होता है। उसको अपनी तीनों रानियों को वो खिला देते हैं। तो माता कौशल्या जो उनके जो पुत्र होते हैं उनका नाम राम, और 2 अन्य रानियां जो थीं उनके भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न नाम के पुत्र होते हैं। जैसे कि आप सबको इनकी कहानियाँ भी पता हुई है, मतलब पहले से ही पता है ना। तो ये होते हैं। तो उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि माता कौशल्या जो थी उनकी जन्मभूमि चंदखुरी नाम से जानी जाती है। देखो एग्ज़ाम में, खैर ये कहानी जो है वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट चालू होते हैं। तो माता कौशल्या की जन्मभूमि का नाम क्या है? चंदखुरी, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चंदखुरी को माना जाता है। यहीं से ना राम वन गमन पथ के शुभारंभ हुआ था। अब यहाँ तक की जो कहानी बताने का रीज़न ये था कि मुझे इस चीज़ को आपको बताना था। छत्तीसगढ़ में जो अभी वर्तमान में राम वन गमन पथ का शुभारंभ हो रहा है, हो चुका है वो, मतलब इसमें अभी जो 2 स्टेप अभी लिए गए हैं, प्रथम चरण और सेकंड चरण। तो इसमें कुछ कुछ जिलों के नाम भी यहाँ पर मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो इसी टॉपिक को बताने के लिए मैं ये कहानी आपको बता रहा था। ठीक है, तो आगे हम अपनी कहानी को बढ़ाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो है ये राम वन गमन पथ का शुरुआत हुआ। ठीक है, ये राम वन गमन पथ क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा देखते हैं। चंदखुरी जो है वो माता कौशल्या का जन्म स्थली है। तो वहाँ पर जो है माता कौशल्या मंदिर बनाया गया है एक। ठीक है, मतलब वहाँ पर माता कौशल्या मंदिर है। तो अभी जो छत्तीसगढ़ राम वन गमन पथ जो शुभारंभ हुआ है वो उसी जगह से हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राम वन गमन पथ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो हम इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। 2260 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसकी कुल लंबाई जो है 2260 किलोमीटर की है। यह पथ राम जी के वनवास समय में जिन जिन जगहों से होकर के वो गुजरे थे उसके आधार पर बनाया गया है। मतलब जब राम जी को जब वनवास हुआ था 14 साल का, तो उस
दौरान पे वो जिन जिन जगहों पर गए थे, जिन जिन लोगों से वो मिले थे और जिन जगहों पे वो स्टे किए थे, रुके थे वहाँ पर, उन सब जगहों के नाम पे ये मतलब राम वनगमन पथ पर उन सब चीज़ों को जोड़ा जा रहा है ताकि उनको लोग अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है। साथ ही साथ इसमें और भी एक लाभ हो रहा है कि जो हमारे वन अंचल क्षेत्र हैं, जो जंगल हैं, जो हमारे नदियाँ हैं और जो हमारे अभयारण्य हैं, उन सब को इसके माध्यम से जोड़ा जा रहा है, एक ही लाइन पे वो जुड़ेंगे। ठीक है। तो इससे क्या है, पर्यटन स्थल जो बन रहा है ये बहुत ही मतलब अद्भुत रहेगा। तो ये देखने लायक रहेगा बनने के बाद में। अभी वैसे आधा काम कंप्लीट हो चुका है, 30% काम कंप्लीट हो गया है। अभी जब ये बनने के बाद में इसमें पर्यटन के क्षेत्र में हमारे लिए बहुत बड़ा ये जगह रहेगा। तो छत्तीसगढ़ में जो ये राम वनगमन पथ बन रहा है, इसके प्रथम चरण में 9 जगहों को चयनित किया गया था। वो 9 जगह का नाम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा स्नैपशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। आपको एग्ज़ाम के पॉइंट से इन 9 जगहों में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि इन जिलों का 4 जिलों का नाम दे देगा और आपको बोल देगा कि ये 4 जिला जो हैं क्या ये राम वनगमन पथ में शामिल थे, या जो जगह हैं, जो मतलब जिला हैं, उनमें कौन कौन से जिला जो हैं उनके नाम दे देगा और वहाँ पर एक जोड़ी बनाने के लिए दे देगा और साइड में जगह का नाम दे देगा कि कौन सा जिला किससे रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसीलिए ये 9 जगहों को याद रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो कोरिया में हम देख लेते हैं सीतामढ़ी हर चौका। ठीक है। उसके बाद सरगुजा में हम देख लेते हैं रामगढ़ की पहाड़ी। जांजगीर चांपा में देख लेते हैं शिवरी नारायण। बलौदाबाजार में तुरतुरिया, जो कि लव कुश की जन्मभूमि थी, तुरतुरिया। रायपुर में हम देख लेते हैं चंदखुरी। गरियाबंद में राजिम। धमतरी में सिहावा सप्तऋषि आश्रम। बस्तर में जगदलपुर और सुकमा में रामाराम। ये 9 जगहों पे राम वनगमन का प्रथम चरण इन 9 जगहों से चालू हुआ है। इसमें क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि जो राम वनगमन पथ की शुरुआत या शुभारंभ कब हुआ था, तो आपको ये बताना है ये रायपुर जिले से हुआ था, चंदखुरी जगह से, जहाँ माता कौशल्या मंदिर है वहाँ से। ठीक है। इसी प्रकार पे हम देख लेते हैं कि द्वितीय चरण में जो है 43 जगह जो है वो चयनित किए गए हैं। इसको भी आपको याद रखना ज़रूरी है, अगर याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है। एक बार देख लेते हैं, जैसे कोरिया है, कोरिया से भी सीतामढ़ी घाघरा, कोटाडोल, सीतामढ़ी छतौड़ा, देवशील, रामगढ़, अभी अमृतधारा, ये 6 जगह जो है कोरिया से है। फिर सरगुजा से देख लेते हैं देवगढ़, महेशपुर, बंदरकोट, मेनपाट, मंगरेलगढ़, पंपापुर, ये 6 जगह यहाँ से हैं। जसपुर से भी किलकिला, जिसको बाली द्वार बोलते हैं, सारासोर, रक्सगंडा, ये 3 जगह यहाँ से हैं। जांजगीर चांपा से चंद्रपुर, खरौद, जांजगीर चांपा, ये है। ठीक है। उसके बाद बिलासपुर से देख लेते हैं मल्हार, ये मल्हार है। ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं ये महाभारत कालीन स्थल भी है मल्हार जो है। अब यहाँ पर देख लेते हैं बलौदाबाजार। बलौदाबाजार में धमनी, पलारी, नारायणपुर है ना, ये देख लेते हैं। अच्छा, ये नारायणपुर कोटाडोल वाला नारायणपुर है, 2 नारायणपुर हमारे पास, कोटाडोल वाला नारायणपुर है। ठीक है। महासमुंद में सिरपुर, रायपुर में आरंग और चंपारण, गरियाबंद में फिंगेसर। इसके बाद में हम देख लेते हैं धमतरी में मधुबन और एक मिनट, धमतरी में मधुबन देख लिए। फिर अतमरा और सीता नदी, ये 3 जगह यहाँ पर देख लिए। फिर कांकेर में देख लेते हैं, तो कांकेर में अपना कांकेर जगह ही वहाँ पर लिया गया है। ठीक है। कंक ऋषि आश्रम जो है ना, वहाँ उसको लिया गया है। फिर कोंडागांव, गढ़धनोरा, जटायुशीला। ठीक है। फिर नारायणपुर लिया है, ये जगह है, जिला नारायणपुर जिला है, इसके अंतर्गत देख रहे हैं नारायणपुर। रक्षा डोंगरी जो है वो, और छोटा डोंगर, ये दोनों लिया है। ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है। ठीक है। फिर दंतेवाड़ा, बारसूर, दंतेवाड़ा और गीदा में 3 जगह लिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पूछ सकता है बस्तर जिला के लिए। बस्तर में देख लिए चित्रकूट, नारायणपाल, तीरथगढ़। सुकमा में देख लिए इंजरम और कोंटा। ये क्वेश्चन तो आ भी गया है एक एग्ज़ाम में। ठीक है। तो ये चीज़ को लिया है। ठीक है। इन जगहों को अच्छे से याद कीजिए, थोड़ा सा एक बार और देखिए, 2-4 बार देखने से ये याद भी हो जाएगा। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि चंदखुरी में 51 फीट ऊंचाई राम जी की प्रतिमा अभी बनाई गई है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है। इसके बाद में हम अपने दूसरे पॉइंट पर पढ़ते हैं गुरु घासीदास जी जो हैं इनके बारे में। तो इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता है, इसका परिचय, जीवन परिचय आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम इसको सरसरी तौर पे इसको भी देख लेते हैं। 18 दिसंबर 1756 में इनका जन्म हुआ था। गिरौदपुरी नाम का जगह है, छत्तीसगढ़ में, वहाँ हुआ था। इनके माता पिता का नाम मांगूदास और माता अमरौतीन थी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। इनके बच्चे जो हैं सहोदरा माता और गुरु अमरदास जी है ना, और गुरु बालक दास जी जो हैं ये इनके बच्चे थे। तो उत्तराधिकारी जो हैं गुरु बालक दास जी हैं। धार्मिक जो मान्यता है वो सतनामी समाज को ये मतलब खड़ा किए हैं। ठीक है। मृत्यु जो है इनकी यह अभी अज्ञात है। ठीक है। गुरु घासीदास जी के कुछ 7 सिद्धांत है, ये भी आप थोड़ा सा याद रखें, कभी कभी पूछा जाता है ये ना, तो इसको भी याद रखें। सतनाम पर विश्वास रखना, जीव हत्या नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, चोरी जुआ इससे दूर रहना, नशा सेवन नहीं करना, जाति पाति के प्रपंच में ना पड़ना, व्यभिचार ना करना। ठीक है। तो ये सब जो है इनके जो है 7 सिद्धांत ये दिए हुए हैं, जो कि इनको फॉलो करते हैं, जो इनको अनुयायी रहते हैं वो लोग इनको फॉलो करते हैं। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब इस पे थोड़ा सा और महत्वपूर्ण पॉइंट और क्या हो सकता है जो कि अति महत्वपूर्ण है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय इनके नाम से बिलासपुर पर कोनी नाम का जगह है, वहाँ पर खोला हुआ है। अब ये जो विश्वविद्यालय है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है। अब ये जो विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में एकमात्र है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का पहला केंद्रीय विद्यालय ही है गुरु घासीदास। पूरे भारत में 43 जगह है, उनमें से एक है। ठीक है। इसका आदर्श वाक्य ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, ये इसका आदर्श वाक्य है। इतनी चीज़ें थोड़ा सा आपको पता होना जरूरी है। अब हम अपने एक नए पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि सोनाखान जो जगह है इन्हीं के नाम से जो है जाना गया है। ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ये शहीद वीर नारायण सिंह जी। इनके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है शहीद वीर नारायण सिंह जी। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं ये। जन्म इनका हुआ था 1795 में सोनाखान में। ये बिंजवार जाति के हैं, इसको बिल्कुल याद रखें ये। ठीक है। ये आदिवासी हैं, आदिवासी समुदाय के मतलब हैं ये। ठीक है। बिंजवार जाति के हैं ये, कभी कभी पूछता है ये। ठीक है। आदिवासी समुदाय के किस जाति से हैं, तो बिंजवार। ठीक है। सोनाखान नाम का जगह है इनका जन्म स्थली। मृत्यु 1857 में हुई थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से इन्होंने लोहा लिया था। ठीक है। अब 10 दिसंबर 1857 को जयस्थान चौक में इनको रायपुर में फांसी दे दी गई थी। इनके पिता की जो मृत्यु है 1830 में हुआ था। 1830 के बाद ये जमींदार के रूप में अपने क्षेत्र में जाने जाते थे। उस समय ये 35 साल के थे। ठीक है। अब इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है, स्टोरी है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये स्टोरी भी बहुत महत्वपूर्ण है। सोनाखान विद्रोह जो है 1856 में जो है सोनाखान विद्रोह हुआ था। अब ये क्यों हुआ था? सोनाखान का प्राचीन नाम सिंधगढ़ था। वह वहाँ पर ना उस समय पे भीषण अकाल पड़ा हुआ था। तो अकाल जब पड़ा हुआ था तो लोग जो थे, वहाँ के जनता जो थे, बहुत ही पीड़ित थे। अब अकाल से परेशान होने की वजह से बहुत ही मतलब खाने को लाले पड़ गए थे। तो वीर नारायण सिंह जो हैं इन जो जनता लोगों को देख नहीं पाए इस हालात में, तो वहाँ के गोदाम के मालिक जो थे माखन बनिया, वो एक व्यापारी थे, उनसे जाके उन्होंने आग्रह किया कि हमें अनाज दे दीजिए ताकि हम लोगों के को मदद हम पहुंचा सकें। लेकिन वो जो व्यापारी था वो जमाखोर व्यापारी था। उन्होंने क्या किया कि उनको मना कर दिया कि मैं अनाज नहीं दे सकता। फिर लोगों की पीड़ा को जो वीर नारायण सिंह जी है वो थोड़ा सा सहन नहीं कर पाए, देख नहीं पाए। तब उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना इनका अनाज लूट लिया जाए। फिर वीर नारायण सिंह जी जो हैं लोगों के साथ में मिल करके उनके अनाज को लूट करके लोगों में बांट दिए। अब ये तो थी घटना। इस घटना की जो शिकायत है ये जो व्यापारी जो था है ना, इन्होंने डिप्टी कमिश्नर से कर दी जाके। उस टाइम डिप्टी कमिश्नर थे इलियट, उनसे जाके शिकायत कर दी। उन्होंने वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया और सेना भेज दिया।
बहुत ही मशक्क़त के बाद वीर नारायण सिंह जी को 24 अक्टूबर 1856 में गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, गिरफ्तार करके इनको लेके कहाँ गए? रायपुर जेल में। रायपुर जेल में ले जा करके बंद कर दिया। इनको गिरफ्तार कहाँ से किया था? संबलपुर से गिरफ्तार किया था इनको और रायपुर में बंद कर दिया। अब 1857 में चल रहे जो क्रांति उस टाइम पे चल रही थी, उसमें वीर नारायण सिंह जो थे वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो लोग उनके अत्याचार जो हैं उनके खिलाफ में ये बगावत कर रहे थे। ठीक है, और ये जेल पर रहकर ही मतलब उसका बगावत कर रहे थे ये। ठीक है, लेकिन क्या है, वहाँ के जो जनता थे वो क्या है, इनको अपना नेता मान लिए थे, वीर नारायण सिंह जी को नेता मान लिए थे। और क्रांतिकारी के रूप में सब लोगों ने, जनता लोग जो हैं, इनके अंग्रेज़ों के प्रति जो बगावत में जो कर रहे थे वीर नारायण सिंह जी, उसमें भी वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। 1857 की क्रांति में लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के कारण से वहाँ पर अंग्रेज भी चिढ़ गए। और अंग्रेज जब चिढ़ गए वीर नारायण सिंह जी से, तो उनको क्या है, कुछ उनके समर्थक जो हैं वो लोग ना उसको जेल से उस टाइम पे छुड़ा लिए। अब अंग्रेज लोग तो चिढ़ ही चुके थे वीर नारायण सिंह जी से, ऊपर से ये जो है वीर नारायण सिंह जी को उनके जो समर्थक लोग हैं वो लोग उठा करके मतलब छुड़ा करके ले गए। तब अंग्रेज जो है और ही ज़्यादा गुस्सा हो गए उनके ऊपर। साथ में क्या किए कि उसको फिर से पकड़ने का, उसको बोल दिया कि उसको पकड़ के लेकर के आओ। तो वीर नारायण सिंह जी क्या है, अपनी एक टुकड़ी बना लिए 500 लोगों की। 500 लोगों की टुकड़ी बना करके उनके खिलाफ लड़ने लगे। और वो पहुँचे भी सोना खान, ऐसा नहीं कि वो भाग करके और कहीं गए, वो सीधा पहुँचे सोना खान। वहाँ वहीं ही आप जनता लोगों की 500 लोगों को इकट्ठा करके अपनी एक छोटी टुकड़ी बना करके, सेना बना करके अंग्रेज़ों से युद्ध करने लगे। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि उनको लड़ा नहीं जा रहा है, तो अपने कूटनीति का उपयोग करके उन्होंने लोगों के ऊपर अत्याचार करना चालू कर दिया, जो कि वीर नारायण सिंह जो है वो देख नहीं सके कि मैं अपने जनता के ऊपर इस टाइप का अत्याचार नहीं देख सकता। उन्होंने अत्याचार बहुत बढ़ा दिया था, इसलिए उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अब जब आत्मसमर्पण कर दिया तो 10 दिसंबर 1857 को जयस्तंभ चौक में अंग्रेज़ों ने उनको फांसी दे दी और अपनी बर्बरता को भी वहाँ पर प्रदर्शित किया। फांसी देने के बाद उनके जो शरीर हैं उनको भी तोप से उड़ा दिया। तो इस तरीके से जो शहीद वीर नारायण सिंह जी को उन्होंने वहाँ पर उनको फांसी दे दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा ये तो थी कहानी, ठीक है, जिसको थोड़ा सा जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट भी था। अब इस पे थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट पर देख लेते हैं हम लोग। शहीद वीर नारायण सिंह जी जो हैं, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए, है ना, 130वीं बरसी में 1987 में भारत सरकार ने 60 पैसे का स्टाम्प जारी किया था, पोस्टल स्टाम्प। उसमें इनकी मूर्ति, मतलब उनका प्रतिरूप वहाँ दर्शाया गया है। एक हल बना दिया गया है, एक हल ऐसा बना दिया है और वहाँ पर सामने में वीर नारायण सिंह जी को ऐसे वहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है, हल के सामने में ऐसा करके 60 पैसे का स्टाम्प में प्रदर्शित किया है। ठीक है, स्टाम्प बनाया जिसमें उसमें दिखाया गया उसको। ठीक है, तो ये पोस्टल स्टाम्प उनके नाम से बनाया गया, ये याद रखिए। ठीक है, उसके बाद 2001 में आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा इनको वीर नारायण सिंह सम्मान दिया जाता है। जो लोग छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास एवं उत्थान के लिए कुछ काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको ये सम्मान से सम्मानित किया जाता है, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान से। ठीक है, इसके नाम पर देश पर, मतलब शहीद वीर नारायण सिंह जी हैं, उनके नाम पर देश का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर बना हुआ है, जो कि रायपुर में है। जैसे कि आप सबको पता है, रायपुर में जो क्रिकेट स्टेडियम है उनका नाम जो है शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम पर रखा गया है, जो कि 2008 में निर्मित हुआ है। छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले के कोडार बांध जो है, इसका नाम भी वीर नारायण सिंह बांध रखा गया है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट, ये तो क्वेश्चन आ भी गया है किसी एक एग्ज़ाम में। ठीक है, मैं भी शायद CGPSC प्री में आया हुआ है ये। ठीक है, कोडार बांध का नाम जो है शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम पे ही है। ठीक है, वीर नारायण सिंह जो पुरस्कार है उसमें 2 लाख रुपए की राशि एवं प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। जो हमने यहाँ देखा ना कि वीर नारायण सिंह जो है पुरस्कार जो है
वो दिया जाता है जो छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास एवं उत्थान के लिए काम करते हैं उनको। तो उनमें राशि के रूप में कितना दिया जाता है, 2 लाख रुपए दिया जाता है और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।